बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आर्मी चीफ की तकर्री के लिए वजारत दफा की समरी कितनी अहम है? क्या इस समरी के बगैर भी आर्मी चीफ की तकर्री हो सकती है? क्या माजी में कोई ऐसी मिसालें मौजूद हैं? ये वो सवालात हैं जिस पे आज बड़ी बहस हो रही है, क्योंकि आज सुबह को और दोपहर को कुछ टीवी चैनल जो हैं उन्होंने ये ख़बर नशर कर दी थी कि आर्मी चीफ की तकर्री के लिए एक इजलास हो रहा है और नाम भी आगे हैं, समरी भी पहुंच गई है। लेकिन बाद में वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने वजाहत की कि प्रोसेस शुरू हो गया है, लेकिन अभी GHQ की तरफ से नाम नहीं भेजे गए। तो इस दफ़ा समरी का इतना इंतज़ार क्यों किया जा रहा है? और पहले भी हमने इस सवाल पर बहस की थी कि इस मरतबा आर्मी चीफ की तकर्री इतनी अहम क्यों है। और इमरान खान साहब ने जो 26 नवंबर को सबको कहा कि आप रावलपिंडी पहुँचें, तो 26 नवंबर और फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद क्यों नहीं? गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। ख्वाजा साहब, पहले ज़रा हम आपको सुनवा देते हैं। पिछले हफ्ते आपने हमारे प्रोग्राम में एक बात की थी, ज़रा सुने आपने क्या कहा था। अभी तक समरी आई है कि नहीं आई? कोई नहीं आई। अच्छा, कथित तौर कोई प्रोसेस स्टार्ट जो है ना, आप जो है ना, एक कदम भी उस प्रोसेस पे नहीं लिया गया। तो आज तो मेरा ख्याल है काफ़ी दिन करीब आ गए हैं, तो इतनी लेट क्यों हो गई? मीर साहब, ये पिछली दो मैं 13 और 18 में भी, मैं 16 में भी मैं डिफेंस मिनिस्टर था। यही 18 के करीब जाके मूव हुआ था। अच्छा ख्वाजा साहब, आपने पिछले हफ्ते बताया था कि 18 के करीब जाके मूव हुआ था, तो अब 18 से हम 2-3 दिन आगे निकल आए हैं। क्या ये सवाल वैलिड नहीं है कि समरी के मामले में काफ़ी ताख़ीर हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब नहीं, ये वैलिड नहीं है। मेरा ख्याल है 18 की तारीख जो है वो जो मैंने आपकी खिदमत में उस वक्त अर्ज़ की थी, वो आज भी वैलिड है, क्योंकि 18 को ही हमने, वीकेंड आ गया बीच में, तो वीकेंड में अगर आज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उसके ऊपर कार्रवाई की है और GHQ से डोसियर्स मंगवाए हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम जो, मैंने आपकी खिदमत में जो डेडलाइन जो है बनाई थी, जो आपको बताई थी, वी आर विद इन दैट डेडलाइन। कोई हम क्रॉस नहीं किया। अच्छा, अब आपने आज ये कहा है कि प्रोसेस शुरू हो गया, वो कैसे शुरू हुआ? जी, वो हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लेटर लिखा है जी कि हमें डोसियर्स भिजवा दें। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है ना, ये प्राइम मिनिस्टर ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, यानी जिस मिनिस्ट्री का मैं इंचार्ज हूँ, उसको ख़त लिखा है कि जी आप हमें डोजियर बना दें। हमने वो लेटर जो है GHQ को भिजवा दिया। GHQ को भिजवा। अब GHQ ने आपको नाम देने हैं? उन्होंने नाम देने हैं बमा डोजियर्स के, जो उनके सारा कैरियर डिटेल्स, 4-5 उम्मीदवार जितने भी हैं, हाँ, उनके कैरियर डिटेल्स जो है उनके डोजियर्स में होती हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास आ जाएंगी। प्राइम मिनिस्टर साहब जो भी कानूनी और इसका प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का, वो मुकम्मल करके फिर उसके बाद जो है प्रेसिडेंट साहब को भिजवा देंगे। उसके बाद जो है जो भी अपॉइंट होंगे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो और चीफ ऑफ स्टाफ जो है उनसे मुलाकात करेंगे, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला 29 को जो है हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर हो जाएगी। अच्छा, ये जो अपॉइंटमेंट है आर्मी चीफ की, ये 29 से पहले होगी या 29 के दिन ही होगी? नहीं, देखें, वो 29 को रिटायर हो रहे हैं। मैं अपनी याददाश्त के बिना पे कह रहा हूँ, वो रिटायर जो बायो साहब हो रहे हैं 29 को हो रहे हैं, तो उस दिन फॉर्मली, लेकिन नोटिफाई उससे पहले हो जाएंगी। 26 तक हो जाएगी नोटिफिकेशन इंशाल्लाह। 26 तक हो जाएगी इंशाल्लाह। ये मैंने 26 की बात इसलिए की है, समझ आ रही है आपने क्यों बात की। चले, मैं इतनी डिटेल में नहीं जाता, मामला सेंसिटिव है और मैं इसको इतना ज़्यादा फोकस भी नहीं करना चाह रहा। मीर साहब, मैं एक अर्ज़ करूं जी। मैं मीर साहब, बात असल में ये है कि आपने शुरू में जब गुफ्तगू का आगाज़ किया आपने, तो आपने कहा कि ये इस दफ़ा जो है ना बहुत जो है ना एक हाइप क्रिएट हुई है इस चीज़ के मतलब। मेरा ज़ाती ओपिनियन है एज ए पोलिटिकल वर्कर, जिसको ये बात अजीज़ है कि हमारे तमाम तर अदारे जो है ना अपने कानूनी और आइनी दायरे में काम करें और एक दूसरे की इज़्ज़त आबरू और तक़द्दुस का ख्याल रखें। हमें ये डी लिंक करना पड़ना है ये मामला जो है, ये जो हाइप क्रिएट हुई है, ये लिंकेज है सियासत के साथ। जो रिश्ता कायम हो चुका हुआ है दहाइयों के ऊपर,
इट इज़ टाइम कि हम उस रिश्ते को डी लिंक करें और रिश्ता जो है आइन और कानून का रहे, सियासत का रिश्ता ना रहे। सियासत सियासतदानों के पास रहे, इंसाफ जो है अदलिया के पास रहे, दफा जो है अफवाज के पास रहे, मीडिया या क्रिटिसिज्म जो आपने हमारी अकाउंटेबिलिटी करनी है वो आपके पास रहे, और जो इंतज़ाम और इंसराम जो हुकूमत का है वो एग्जीक्यूटिव के पास रहे। ये मैं आईनी बात कर रहा हूँ, मैं कोई अपने पास से नहीं कर रहा। हमें ये डी लिंकिंग करनी पड़ेगी। अगर हम ये डी लिंकिंग नहीं करेंगे तो ये शोर शराबा और ये तमाशा सारी दुनिया को दिखा रहे हैं हम। किसी दुनिया के मुल्क में आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए इस तरह जो है वो क्या कहते हैं, ये एक हफ्ता जो है खिड़की तोड़ हफ्ता लगा है ना ये इस चीज़ के ऊपर। मेरी ज़ाती राय है, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसकी बिना पे कहता हूँ, या जो भी पाकिस्तान की तारीख़ है उसके एक स्टूडेंट की हैसियत से कहता हूँ कि हमारी जो कौमी जो दफ़ा है, जो हमारे मुल्क का जो दफ़ा है, और हमारी सियासत का भी ये डिमांड है कि ये सारे के सारे डी लिंकिंग ज़रूर होनी चाहिए। इस तरह जो इस्तीफ़ा हो रहा है ये 2000 उसमें भी हुआ था, 16 में भी थोड़ा बहुत शोर हुआ था, 2013 में भी हुआ था, और एक्सटेंशन के भी ऊपर भी जब 2019 में हुई थी उस वक़्त भी हुआ था। लेकिन ये तो तमाम हदें क्रॉस कर गई हैं। एक फ्रेंजी है, एक क्या कहते हैं कि वो एक बुखार चढ़ा हुआ है सारी दुनिया को कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह खैर खैरियत से ये सारा जो हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर हो जाए, नए जो साहिबान हैं वो टेक ओवर कर लें, तो उसके बाद जो है मेरा ख्याल है हमें बैठ के को हाथ जोड़ के जो है ना एक दूसरे के साथ ये बात तय करनी चाहिए कि हमें ये अपॉइंटमेंट्स जो है इनको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और आइन जो है उसके तहत चलना चाहिए। लेकिन ये बताया ना कि आइन के ये हालात का जबर है ना जो कुछ हो रहा है, ये हमारी तारीख का जबर है, हमारी हालात का जबर है, ये वो सियाको सबाक जो है इसका जो है वो हमारी तारीख है। अच्छा, अब एक तारीखी तनाजुर में एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि तारीख में ऐसा भी हुआ है कि वजारत दफा की समरी के बगैर भी प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ को अपॉइंट कर दिया, तो ये वजारत दफा की समरी इतनी अहम इस दफ़ा क्यों है? नहीं देखें, वो जो आप कह रहे हैं वो है, वो ऑप्शन मौजूद है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो और नवाज शरीफ साहब ने अपॉइंटमेंट की रिस्ट्रिक्ट कर देना जो है वो 5 या 6 नामों में, वो कोई एक आप कह सकते हैं रवायत है, लेकिन कोई कानूनी तो कोई बंदिश नहीं है उसकी, कानूनी बंदिश नहीं है, सिर्फ एक रवायत है। और आपके ख्याल में इस शहबाज शरीफ साहब को रवायत के मुताबिक ही चलना चाहिए? मेरी तो राय यही है। मैं तो बस ये थे एक शहबाज शरीफ के वर्कर के, PMLN के वर्कर के, एक स्टूडेंट के सियासत के यही कहूँगा कि ये जो मैंने पहले डी लिंकिंग की है ना, उसकी भी ये डिमांड है कि जो वहाँ से आए उससे जो है, बल्कि अगर फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर अगर इसको थोड़ा सा और भी इसके जो नोक पलक दुरुस्त कर ली जाए इस चीज़ की, तो मेरा ख्याल है अच्छा होगा, ताकि ये मेरा कहते हैं ना दुख होता है ये देख के जो। अच्छा, अब ये बताएं कि जब इमरान खान साहब 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचेंगे, तो आप कह रहे हैं कि 26 नवंबर तक आर्मी चीफ की तकर्री हो चुकी होगी। इमरान खान ने आपके ख्याल में 26 नवंबर की तारीख का फैसला क्यों किया? देखें, उन्होंने अपनी सियासी कैलकुलेशन की होगी कि ये कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा, सदर उनकी पार्टी के हैं, उनका ख्याल होगा कि सदर साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको नहीं इंडोर्स करेंगे, वो 10 दिन का 15 दिन का एक वक्फा है, उसके बाद 10 दिन के बाद वो बाइंडिंग हो जाती है, जो मैं कानून का आइन जो मुझे थोड़ा बहुत पता है, तो वो उस उम्मीद के ऊपर जो है डिपेंड कर रहे हैं कि देखें। मैं एक और बात कहूँगा कि यहाँ पे पॉलिटिकल जो माहौल इस किस्म का बना हुआ है कि सबको पता है कि इमरान खान साहब ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं। इसके ताने बाने तो पिछले साल पे चले जाते हैं ना, तो ये अगेन इट्स ए सैड थिंग कि सियासतदान जो हैं अब उन्होंने जो है पिछले चंद दिनों में अमेरिका को भी बरी कर दिया है बैरूनी साजिश और इम्पोर्टेड हुकूमत के इल्ज़ाम से, और फ़ौज को भी बरी कर दिया है। अब फ़ौज के ऊपर सिर्फ ये कहते हैं, जो मैं कहता हूँ कि एक सियासतदान के लिए इंतहाई गिरी हुई और
मैं क्या करूं कि उसके जो एक वज़ीर आज़म शख्स रहा होगा उसको कम से कम उसका रिस्पेक्ट करते हैं कि चलें उन्होंने साजिश नहीं की, मैं मान लेता हूं उन्होंने साजिश नहीं की, लेकिन ये साजिश रोक तो सकते थे ना, यही उन्होंने कहा। हाँ। तो मैं समझता हूं कि ये तो फिर आज जो उन्हें तड़ले वाले के कुछ तो कर देंगे ना, इस किस्म की बात है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बराह रास्त सबके सामने कह रहे हैं कि फ़ौज को सियासत में मुदाखलत करके तो उस वक्त की अपोजिशन का रास्ता रोकना चाहिए था। देखें, ये चीज़ एक चीज़ हमारा जो सारा मसला जो था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, उसको लेजिटिमाइज कर देती है, उसको जायज़ कर देती है। ये दोनों चीज़ों को उन्होंने निकाल दिया, अमेरिका को भी निकाल दिया, एस्टेब्लिशमेंट को भी निकाल दिया। इसका मतलब है कि उस रात जो कुछ भी हुआ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो एक लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन थी और गवर्नमेंट जो है एक लेजिटिमेट तरीके से, जायज़ तरीके से, आईनी तरीके से जो है चेंज हुई। और जो इन्होंने किया असेंबली के अंदर वो गैर कानूनी था, वो गैर आईनी था कि इन्होंने जो डिसॉल्व किया। अच्छा, अब यहाँ पे फिर सदर मुमलकत साहब जो हैं उन्होंने असेंबली तोड़ने के इकदाम की तौसीक भी कर दी। अब आप आर्मी चीफ की तकर्री का मामला वजारत दफ़ा से मुंसलिक है, लेकिन हमने देखा कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने धमकी दी कि सदर साहब अगर आपने आर्मी चीफ की तकर्री में गड़बड़ की तो फिर हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो ये वज़ीर ख़ारजा को ये धमकी देने की क्यों ज़रूरत पेश आई? देखिए, वो हमारे बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी कोलिशन का, और लाजमी तौर पे उनके वो एक सूबे में हुक्मरान भी हैं, तो अगर उनकी कोई राय है और उसका इजहार किया जाए नहीं, कर दिया है। उनको किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि सदर साहब समरी पे दस्तखत नहीं करेंगे। देखें, ये इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं पीटीआई वाले। नहीं, लेकिन पीटीआई शाह वाले महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि सदर साहब जो हैं वो समरी को नहीं रोकेंगे। नहीं, ये एक दो तरफ से ये आ रहा है, लेकिन जो आपने अभी 26 तारीख का जो मुझे इंदिया दिया है उससे तो यही जाहिर होता है ना। हाँ, उससे तो जो मैं बात कर रहा हूँ या जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो बात की है वो आप इंडोर्स कर रहे हैं कि 26 तारीख, इस उम्मीद पे उन्होंने 26 तारीख रखी है कि प्रेसिडेंट साहब जो है वो लेके बैठ जाएंगे और इंडोर्स नहीं करेंगे उसको। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो तो इवन प्रेसिडेंट साहब ने भी जो है वो बयान दिया है कि अगर वज़ीर आज़म की जो रिकमेंडेशंस आएंगी मैं उनको इंडोर्स करता हूँ। खान साहब ने कल कहा कि जी जो फेडरल गवर्नमेंट है यानी कि पीडीएम, उसने सदर आरिफ अलवी के ज़रिए हमें मुज़ाकरात की पेशकश की है। क्या ये बात दुरुस्त है? देखें, जो मेरी इंफॉर्मेशन जो है और मेरी इंफॉर्मेशन का सोर्स जो है मेरे हिसाब से तो रिलायबल ही हैं, कि उनकी वहाँ पे बेसिकली बात जो है वो इकोनॉमी पे हुई है और उसका एक इसहाक डार साहब की और सदर साहब की और एक मुतफ़िका उसका कम्युनिके भी जो है ना, एक प्रेस रिलीज़ भी जारी हुई है जो दोनों फरीक जो हैं उन्होंने उसको इंडोर्स किया हुआ है, वेरीफाई किया हुआ है उसको। इसलिए जो पैगाम रसानी जो है, मैं ज़रा सियासी तौर पे थोड़ा सा मायूब लगेगा, पैगाम रसानी जो है जो चंद हफ्तों से या महीने 1.5-2 महीने से, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाए, आप इसके बाद कोई ज़िमनी सवाल ना पूछेगा, पैगाम रसानी तो उनकी तरफ से हो रही है। उफ, क्यों रोक दिया ज़िमनी सवाल करने से खाय साहब? अच्छा चलें, नहीं करता, लेकिन खाय साहब वैसे पता तो बहुत कुछ लग गया ना, ये जो आपने रिक्वेस्ट की है इस रिक्वेस्ट में बहुत कुछ पता चल गया। अच्छा, ये बताएं कि ये बात दुरुस्त है कि आरिफ अलवी साहब और इमरान खान साहब और आपकी पार्टी के कुछ लोग जो हैं उनकी ये राय है कि अगर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को ही एक्सटेंशन दे दी जाए 5-6 महीने की तो ये जो बहरान है ये ख़त्म हो सकता है? देखिए, मुझे इस राय का आई हैवंट कम अक्रॉस दिस सजेशन, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाया साहब जो है ना वो इसको जो है ना क्या कहते हैं, उर्दू का एक लफ्ज़ है, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे मेरा ख्याल है। मेरी कुछ लोग खुद उनको दावत गुनाह दे रहे हैं। दावत गुनाह तो तक पता है आपको, सियासतदान पिछले 75 साल से ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो गुनाह में शरीक होने के लिए तैयार नहीं। नहीं, वो इस चीज़ को जो है मेरा ख्याल है कि एक्सेप्ट कथी तौर पे। अच्छा, आप ये बताएं कि ये क्योंकि आज वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब की तरफ से एक इंक्वायरी ऑर्डर की गई है, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के ख़िलाफ़ एक वेबसाइट पे उनके एसेट्स के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में एक स्टोरी आई है, तो हुकूमत ने ये हुक्म दिया, वज़ारत ख़जाना ने, कि इसकी इंक्वायरी की जाए कि ये डिटेल्स कैसे लीक हुई हैं। तो आपको लगता है कि कोई गलत फहमी फैलाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि डिटेल्स का लीक होना तो ये तो FBR के कानून के ख़िलाफ़ है।
बिल्कुल कतई तौर पे FBR का कोई जो है कानून जो है या इवन अदर जो गवर्नमेंट एजेंसीज जिनके पास जो हमारे असासों की तफसील होती है स्वाय सियासतदानों को तो ECP के वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। या कोई भी शख्स जो है मेरे हल्के से जो है दरख्वास्त दे के मेरे असासे पूछ सकता है या मेरे तमाम तर जो माली हालात हैं जो वो दरियाफ्त कर सकता है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये मैंने पढ़ी तो नहीं है लेकिन मेरी नज़र से गुजरी है कि इस तरह पढ़ नहीं सकते ना, इसलिए कि वो वेबसाइट पाकिस्तान में ब्लॉक हो गई है। ये वेबसाइट पाकिस्तान में ब्लॉक कर दी गई है। फैक्ट फोकस अहमद नूरानी साहब की स्टोरी है, तो वो ब्लॉक हो गई है। लेकिन क्योंकि इसहाक डार साहब ने इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दे दिया तो जिसको नहीं था पता उसको ही पता चल गया। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। मुझे तो आपसे पता लग रहा है कि डार साहब ने ये किया है और मेरा अपना ख्याल है कि डार साहब ने मशवरे से किया होगा, ऐसे नहीं। तारिक पाशा साहब को उन्होंने असाइन किया कि आप इंक्वायरी। तारिक पाशा साहब बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं और वो चेयरमैन CBR भी है, FBR भी रहे हुए हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस भी मेरा ख्याल रहे हुए हैं। वेरी कॉम्पिटेंट एंड वेरी बड़ा रिस्पेक्टेबल हमारे ऑफिसर हैं। लेकिन मुझे इस बात का आपसे पता लग रहा है कि ठीक है ऑर्डर। अच्छा, अब आखिर में ये बता दें खालिद साहब के इमरान खान साहब 26 नवंबर को जब रावलपिंडी आएंगे तो ज़ाहिर बात है उसके बाद वो कहते हैं मैंने इस्लामाबाद भी आना है और उन्होंने इस्लामाबाद की इंतज़ामिया से कहा है कि मुझे इस्लामाबाद में हेलीकॉप्टर लैंड करने की इजाज़त भी दी जाए। तो कोई आज भी आपने वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ मुलाकात की, यकीनन ये बातें वहाँ पर ज़ेर बहस आई होंगी। आपको क्या लगता है कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो इजाज़त देगी इमरान खान के हेलीकॉप्टर को लैंड करने की? देखिए, कल उन्होंने परसों बयान दिया था कि एयरफोर्स 1 जो है वो उन्होंने क्या टैक्सी बनाई हुई है या साइकिल किराए की साइकिल बनाई हुई है। रहमान साहब उस पर देखें, इमरान खान साहब को आप खुद अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए। ये जो इवन KP की गवर्नमेंट ने उनको ज़ेरे इस्तेमाल रखने के लिए अपने हेलीकॉप्टर में कानून में तब्दीली की है, आपको पता है ना इस बात का। इसी तरह तमाम तर वसाइल पंजाब हुकूमत के भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, KP के वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और 4 बच्चे जो है पत्थर पे खड़े रहे और मौत के मुंह में चले गए। और हेलीकॉप्टर जो है पंजाब हुकूमत KP की हुकूमत जो है वो दे चुकी थी इमरान खान को और वो बच्चे ना बच सके। इमरान खान साहब उसके ऊपर सैर सपाटे कर रहे थे इसके पे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस तरह के जो इस तरह के जो बयानात देते हैं तो कम से कम अपने गिरेबान में भी वो झांक लिया करें कि ये बयान दें। और दूसरा मीर साहब जो उनके मैं आपको बताता हूँ, तोशाखाना कमेटी का हमने एक रिपोर्ट भी प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंड की हुई है उस सिलसिले में। आप देखें, मैं तोशाखाना से रूल्स और रेगुलेशन जो भी एग्जिस्टिंग हो उसके ऊपर भी क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है कि ये सही है, ये गलत है। उसमें से चीज़ें लेना जो है वो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के जो दायरा है उसमें से लिए जा सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि जिन मालिक ने ये तोहफे दिए हुए थे उसमें क्या सोच हमारे मतलब या हमारे वज़राए आज़म के लेवल तक, वज़ीर आज़म के लेवल तक जो बंदा पहुंचा हुआ है उसके मतलब क्या इंप्रेशन कन्वे हो रहा होगा। वो सोचते हो कि हमने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी तोहफे दिए थे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी तोहफे दिए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बेच के तो चैरिटी में दे दिए, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर घर ले गया। नहीं, घर नहीं ले गया, उसने आगे कारोबार शुरू कर दिया, उसके ऊपर जो है उसको बेच दिया आगे जाके। अच्छा, 3 घड़ियों के अलावा भी कोई घड़ियाँ बेची हैं? मेरा ख्याल है कि मुझे डिटेल नहीं पता कि और भी तोहफे जो मीडिया में जो आ रहा है कि। लेकिन इमरान खान साहब ने भी तो कहा था ना कि मैंने फिर उससे बनी गाला में एक सड़क बनाई उन पैसों से। वो सड़क का भी रिकॉर्ड निकल आया हुआ है कि सड़क किस तरह बनी हुई है वहाँ पे, वो तो गवर्नमेंट के पैसे से बनी हुई है। अच्छा, वह सवाल आपसे ये मैंने लेकिन 30 लाख अगर देख 30 लाख रुपए में सड़क बनी हुई है। अच्छा, लेकिन पैसे तो लम्बे कमाए ने। खाई साहब, मेरा सवाल ये था कि इमरान खान के हेलीकॉप्टर को इस्लामाबाद में लैंड करने की इजाज़त मिलेगी? मेरा ख्याल मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। राना सनाउल्लाह साहब ये हैंडल कर रहे हैं ये मामला। वो तो हमें पता है कि वो तो एक किसी भी आम आदमी से किसी भी चौक कहाँ का किसका हेलीकॉप्टर होगा, किसका हेलीकॉप्टर, गवर्नमेंट कौन सी होगी ये मुझे नहीं पता। तो वो तो गवर्नमेंट लिखे ना कि हमने ये हेलीकॉप्टर लैंड करना है। अच्छा, वो गवर्नमेंट अगर KP के गवर्नमेंट का तो KP के गवर्नमेंट लिखे कि मैं अगर पंजाब गवर्नमेंट का तो पंजाब गवर्नमेंट उसका एक प्रोसेस है कि लैंडिंग जो है यहाँ पे ये नहीं है, स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है उसके साथ लैंडिंग ग्राउंड है हेलीकॉप्टर की, जो है हेलीपैड बना हुआ जहाँ पे लैंड होते हैं
वहाँ पे परमिशन का एक प्रोसेस है। तो मेरा मतलब ऐसे तो नहीं लैंड हो सकता कि ही मे बी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और ये बगाने माल के ऊपर जो है याशी करनी, हुकूमतों के माल पे याशी करनी, तोहफ़ों के ऊपर याशी करनी, चलें दुनिया में आपने मुझे एक अभी बात बताई है, वो लोग कसम परसी में या गुर्बत में कोई दूसरी नस्ल, पहली नस्ल या जो है जो किसी को चीज़ बेच दे तो उसके, लेकिन ये तो अच्छा भला खाता पीता आदमी है, 300 कनाल के घर में रहता है और तोहफे बेचता है। और फिर ये है कि 2 नंबरी देखें कि यहाँ से वो आथदी बनी दी रसीद हैगी है। वो जिस तरह हमें फॉर्म 45 के रिजल्ट नहीं मिले थे 2018 के इलेक्शन में, को फॉर्म पे थे ही नहीं, उसी तरह की रसीद जो है लोगों को तकाते फिरते हैं कि ये रसीद है, मैंने यहाँ बेची है, मैंने दुबई नहीं बेची जो है। अच्छा, वो आपको शायद ना पता हो, लेकिन 1987 में जब इमरान खान साहब पाकिस्तानी टीम के कप्तान की हैसियत से इंडिया गए तो मुंबई में क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया ने इनको गोल्ड मेडल दिया था। वो जो गोल्ड मेडल है वो भी बाज़ार में बिक रहा था, तो फिर किसी बंदे ने ख़रीद लिया, उसने देखा जब तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट परेशान फिर उसने वो पीसीबी वालों को दे दिया, तो पीसीबी वालों ने लाहौर में अपने म्यूज़ियम में उसको सजा लिया। ये मीर साहब ये बात इज्जत होती है कि आपको गोल्ड मेडल दे या आपको तोहफा को दे, ये आपकी इज्जत होती है ना, आपकी मेरी या जिसको भी दे, ये बंदा इज्जत बेच देता है, चले उसका सौदा कर देता है। चलिए देखते हैं अब 26 नवंबर को आपने ये बात की है ना, लाजमी तौर पे आपको ऑलरेडी धमकियाँ मिल रही हैं, आपके चैनल को भी, आपके एंकर पर्सनस को भी, कि जी हम मुकदमा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपने ये बात की है तो आपके पास इसके पीछे कोई स्टोरी होगी ना? मेरे पास तो ऐसी स्टोरी है कि मैं पूरा प्रोग्राम कर सकता हूँ उस पर। तो करूंगा, लेकिन अभी तो आप रखो काम जड़ा आपके कहने में तो नहीं करना ना मैंने। नहीं, मेरे कहने में ना, मर्जी के मुताबिक करूंगा। मेरा मतलब है कि मैं तो वैसे ही आपके साथ वैसे ही एक्सचेंज ऑफ व्यूज में आपको बात बताई है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ, तो आप जरा ये काम कर लेना 26 नवंबर से तक, उसके बाद रल के कर लवांदे। नहीं, रल के नहीं करना तो रल के नहीं करना। खाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर। खाई साहब जो हैं वो इस वक्त रिपोर्ट में, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद हमने बात करनी है अरशद शरीफ केस में एक और किरदार सामने आया है जो लंदन में सामने आया है। वो किरदार क्या है, इसके बारे में बहुत दिलचस्प हकायक आपसे शेयर करेंगे एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। आप जानते हैं कि अरशद शरीफ कत्ल केस में एक नई डेवलपमेंट हुई है और इसमें एक नया किरदार सामने आया है। इसका नाम सैयद तस्नीम हैदर है और सैयद तस्नीम हैदर जो हैं ये लंदन में रहते हैं और इन्होंने ये दावा किया है कि अरशद शरीफ के कत्ल और इमरान खान पे कातराना हमले की साजिश जो है ये लंदन में तैयार हुई है। और इन्होंने दावा किया कि इसमें नवाज़ शरीफ साहब और उनके एक दोस्त नासिर भट्ट साहब मुलव्वस हैं। तो इनके हवाले से बहुत सी बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, लेकिन आज जियो न्यूज़ के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह साहब ने इनसे गुफ्तगू की है। तो जो गुफ्तगू हुई है उसकी तफसीलात तो हम मुर्तज़ा शाह साहब से पूछेंगे, लेकिन जो उन्होंने इनका कैमरे पे इंटरव्यू किया है उसका एक क्लिप पहले आप सुने और फिर हम मुर्तज़ा शाह साहब से बात करेंगे। भट्ट साहब कहते हैं जो मर्डर है वो हमारे पास किनिया में छुपा है। अच्छा जी, ये वकार और खुरम का आपको पता है ये कौन लोग? भट्ट साहब कहते हैं हमारे आदमी हैं। उन्होंने कुछ बताया कि किसके जरिए? ये नहीं बताया जी। तो कहते हैं ना हम कर लेंगे, तो जो हमने कर लिया है तो वो हमने चीजें जो चाहिए थी हमने ले ली। तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, इसका मतलब सर है ही बहुत बड़ी बात। आप माशाल्लाह सहाफी हैं, इस पर एक्शन लें। आप केनियन पुलिस को भी ये रिपोर्ट करेंगे? केनियन तो इतनी करप्ट पुलिस है उधर, तो आपको भी जाके को मार दे तो आपका भी कुछ नहीं बनेगा। आप एविडेंस पुलिस को कब तक दे देंगे? मैं एविडेंस हूँ। आपने कहा आपके पास एविडेंस है जो आप देंगे, वो मांगेंगे तो दे देंगे। नहीं, आप उन्हें बताएं कि ये एविडेंस है मर्डर कॉन्स्पिरेसी का। वो कहते हैं कि आप एविडेंस है, जरूरत नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो आपकी इस पूरी बात को सीरियसली नहीं ले रहे? बड़ा सीरियस लिया उन्होंने। तो आपने एविडेंस क्यों नहीं दिया फिर? वो एविडेंस नहीं, वो कहते हैं आप एविडेंस है, सब कुछ सीरियस हो गया। तो वहाँ पे जिन लैपटॉप्स, केनिया में जिन लैपटॉप्स आईपैड्स की आप बात कर रहे हैं, तो वो वहाँ से मतलब आप समझते हैं कि मैं समझता हूँ कि इनके पास आ गए, लंदन आ गए। और जो शूटर है इमरान खान का वो किनिया पहुंच गया, ये भी भट्ट साहब ने मुझे बताया। अच्छा, वो पकड़ा गया? 2 थे जी। वो एक एलीट वाला था, केनिया चला गया, एक कहते हैं किनिया चला गया। ये नासिर भट्ट कह रहे हैं? नासिर भट्ट कह रहे हैं। आपके ख्याल में
खुरम और वकार को नासिर भट्ट मैनेज कर रहे थे? मैंने उनको पूछा कि ये कौन लोग हैं, क्योंकि मैं तो नहीं किनिया किसी को जानता। तो भट्ट साहब कहते हैं शाह साहब मेरे जानने वाले आपको बताएं। अच्छा। अरशद शरीफ का काम मैं कर लूँगा, ये नासिर भट्ट ने कहा। और उन्होंने किया खुरम और वकार के जरिए। ये नहीं पता किसके जरिए। उन्होंने बोला जी देखें काम हो गया, इसी तरह आपने इमरान खान का काम करना है जैसे हमने अरशद शरीफ का किया। आप माशाल्लाह साफी हैं, इसको बड़ा सीरियस आपके कभी नासिर भट्ट ने खुरम जो गाड़ी चला रहा था अरशद शरीफ का, उसका नासिर भट्ट ने कहा कि मैं उसको मैनेज कर रहा हूँ, वो उन्होंने कहते हैं कि हम जानते हैं, हमारे जानने वाले की तभी होंगे कि अगर अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से ये नहीं बताया कि ये कत्ल करेंगे। मैंने कहा जी ये जो दो थे ये कहते हैं हमारे जानने वाले, आप बस खामोश हो। अच्छा, ये आपने एक क्लिप सुना है सैयद तस्नीम हैदर का, और इन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें की हैं। मैं दिलचस्प इसलिए कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि जिस बंदे ने इमरान खान पे हमला किया, जो शूटर है वो कीनिया पहुँच गया है, और जो अरशद शरीफ शहीद के जो लैपटॉप और फ़ोन हैं वो लंदन पहुँच गए हैं नासिर भट्ट साहब के पास, और जो अरशद शरीफ जिन दो अशख़ास के पास ठहरे हुए थे कीनिया में, वकार और खुरम, उनका भी नासिर भट्ट साहब के साथ ताल्लुक़ है। तो मुर्ज़ा अली शाह साहब, आपने ये सैयद तस्नीम हैदर साहब का इंटरव्यू किया है, तो इन्होंने जो दावे किए हैं तो आपको क्या लगा कि इनके दावों में आपको कितनी सच्चाई लगी है? मेरे साहब, इन्होंने वादा किया है कि अगले यानी कल रात इन्होंने ये दावा किया था कि 24 घंटों के अंदर अंदर नवाज शरीफ, मरियम और नासिर भट्ट को स्कॉटलैंड यार्ड गिरफ्तार कर देगी। रात को इनका इंटरव्यू करने के बाद और जो पुलिस से मेरी बात हुई है उसके बाद मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी। और उसकी वजूहत आप सुन रहे हैं, जो सोलिसिटर इनके, जो वकील इनके साथ बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब इमरान खान साहब पर हमला हुआ उसके अगले दिन उन्होंने जाकर पुलिस को यही कंप्लेंट कराई, और उन्होंने कहा कि लंदन में ये कॉन्स्पिरेसी इमरान खान के खिलाफ बनी है, इनको नवाज शरीफ और मरियम ने बनाई, और उस पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने एक पिटीशन पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने मीडिया को दिखाई थी, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उन सोलिसिटर की ये हिस्ट्री है कि वो इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग की, इस तरह की अमूमन वो इस तरह की एप्लीकेशन देते हैं, वीडियो पुलिस स्टेशन के बाहर बनाते हैं, और उसके बाद कोई फॉलो अप नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता। ये वही सोलिसिटर है जो उनके साथ बैठकर यहाँ वही दावा कर रहे हैं, और इसको मीडिया में प्रोजेक्शन मिली। पुलिस इस कंप्लेंट को सीरियसली बिल्कुल नहीं लेगी। उनसे हमने पूछा कि एविडेंस क्या, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे पास एविडेंस है जो पुलिस को दे दिया है। जब हमने पूछा कि आपके पास वो क्या एविडेंस है, वो कहते हैं मैं एविडेंस हूं और मेरे पास ऑडियो भी नहीं है, वीडियो भी नहीं है, चैट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इस बात के ऊपर अगर तो पुलिस, और ये कहते हैं कि पुलिस से उनकी 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, अगर पुलिस मर्डर कॉन्स्पिरेसी को बरतानिया की सरजमीन पे अगर सीरियसली लेती तो पुलिस इस वक्त तक गिरफ्तारियां कर चुकी होती। इन्होंने जो ये दावा किया है कि पुलिस कुछ घंटों के अंदर गिरफ्तारी कर देगी, मैं आपको दावे से कहता हूँ ये ऐसा कुछ भी नहीं होना। पुलिस से जब ये पूछा, उन्होंने कहा कि जो पहली कंप्लेंट लगाई गई थी उसमें कुछ भी नहीं था, और कहते हैं कि इस तरह की मतलब यहाँ। अच्छा, ये बताएं शाह साहब कि ये जो सैयद तस्नीम हैदर है, इनकी तस्वीरें पीटीआई के लीडरों के साथ भी हैं, नवाज शरीफ साहब के साथ भी हैं, मुस्लिम लीग नून के लीडरों के साथ, इनका ताल्लुक पीटीआई के साथ है या नून लीग के साथ है? देखिए, ये यहाँ पर जो पिछले अरसे में बाद मुजाहिरों में हमने देखे, ये वहां पर आए, इन्होंने जमाइमा गोल्डस्मिथ के घर के बाहर भी मुजाहिरे में थे, ये वहां पर भी उन्होंने शिरकत की, और मुजाहिरों में आए, बल्कि पिछले दिनों एवनफील्ड के बाहर एक मुजाहिरा हुआ था, आज से शायद 2 वीक्स पहले, उसमें भी ये आए हुए थे। और वहां आकर बाद पीटीआई के लीडरों को ये एक ऐसे लीडर की तस्वीर को जूते मार रहे थे कि जिसके साथ वो कुछ अर्सा पहले फोटो बनवा रहे थे। और फिर जो मुस्लिम लीग के साथ, जो नासिर भट्ट के साथ हमने इनको जरूर देखा है, ये हमारे बड़े अच्छे जानने वाले हैं, मेरे साथ इनकी बहुत पुरानी दोस्ती है, और यही बात तो हम हैरान हो गए। और फिर तो क्या ये बात दुरुस्त है कि ये गुजरात के किसी कत्ल केस में भी वांटेड है? जी, जब ये इंटरव्यू में रात को जब उनसे हमने पूछा तो उन्होंने माना कि उनके ऊपर इस तरह का वहां पर केस है। वो कहते हैं कि ये चौधरी ब्रदर्स ने मेरे ऊपर ये केस बनाया था, लेकिन एक वीडियो इनकी आई है जिसमें वो परवेज इलाही को मुबारकबाद दे रहे हैं कि उनके कजन को उन्होंने, वो वीडियो तो उनकी बहुत सी आई है। किसी वीडियो में वो गाना गा रहे हैं, किसी में वो किसी खातून से बात कर रहे हैं, किसी वीडियो में वो परवेज इलाही की हिमायत कर रहे हैं, तो वीडियोस तो उनकी बहुत सी आई हैं। और ये भी, और मीर साहब उनका ये दावा गलत है कि वो मुस्लिम लीग के तर्जुमान नहीं है। रात हमने उनसे पूछा कि आपको तो हमने कभी तर्जुमानी करते हुए देखा नहीं। उन्होंने कहा कि मैं टिकटॉक पे, आप मेरी वीडियोस नहीं देखते, मैं टिकटॉक पे तो मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ बयान करता हूँ, मैं वहां पर तर्जुमानी करता हूँ। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्ज़ा अली शाह साहब हमारे से बात कर रहे थे। हम एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हम बात करेंगे मटियारी स्कैंडल के बारे में। और आप जानते हैं कि M6 मटियारी कराची प्रोजेक्ट जो है,
इसमें जो डिप्टी कमिश्नर हैं मटियारी के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनके बारे में जो एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है उसकी कापी हमारे साथ मौजूद है, और इसके बारे में हम कराची के एक सीनियर सहाफ़ी के साथ बात करेंगे वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। और अब हम बात करेंगे M6 मटियारी कराची प्रोजेक्ट, जिसमें अरबों रुपए का घपला हुआ है, मिस अप्रोप्रिएशन हुई है, और इसमें जो DC मटियारी हैं उनको और असिस्टेंट कमिश्नर मटियारी को गिरफ्तार किया गया। इस पर बात करेंगे हम दी न्यूज़ से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी इमदाद सोमरो साहब ने, जिन्होंने इस मामले पे काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किया। बहुत शुक्रिया इमदाद सोमरो साहब। ये बताइए कि ये ठीक है DC मटियारी को गिरफ्तार कर लिया, असिस्टेंट कमिश्नर गिरफ्तार हो गया, कुछ और लोगों की गिरफ्तारी की भी खबर सामने आई है, लेकिन ये भी पता चल रहा है कि ये अरबों रुपए का जो घपला है ये अकेला DC और असिस्टेंट कमिश्नर तो मिलके नहीं कर सकते, इसमें कुछ सियासी शख्सियात के नाम भी आ रहे हैं। आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? मीर साहब, हमें जो एक तो जो सिंध गवर्नमेंट ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी उसने अपनी रिपोर्ट पेश की है, उसमें भी शकूक का इजहार किया है कि इसमें कोई बड़ा हाथ मुलविस हो सकता है। दूसरा, सिंध एंटी करप्शन इस्टबलिशमेंट ने सिंध हुकूमत ने एक JIT बनाई है जिसमें चेयरमैन सिंध एंटी करप्शन, डायरेक्टर एंटी करप्शन और 2 DIGs शामिल हैं। उस JIT ने भी अपनी तहकीकात का आगाज़ किया है। ऑन द रिकॉर्ड तो उन्होंने अभी तक हमें नहीं बताया, लेकिन सिंध एंटी करप्शन के ज़राए का ये कहना है कि किसी भी पॉलिटिकल हाथ के बग़ैर ये इतनी बड़े पैमाने पे करप्शन होना नामुमकिन है। इसमें सिर्फ DC असिस्टेंट कमिश्नर या DC का अमला या सिंध बैंक का अमला मुलविस नहीं हो सकता, और इसमें जो वाज़े इशारे जा रहे हैं वो हालात से ताल्लुक़ रखने वाली जो मशहूर मखदूम फैमिली है, उसी फैमिली का एक फ़र्द है मखदूम महबूब जमान, जो रेवेन्यू मिनिस्टर है और टेक्निकली डिप्टी कमिश्नर और रेवेन्यू का जितना भी अमला है, असिस्टेंट कमिश्नर, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, वो उसके अंडर में आते हैं। उनके तरफ इशारे जाते हैं, ज़राए हमें बार बार ये बताते हैं, लेकिन इस वक्त 4-5 दिन गुजर गए, मखदूम फैमिली की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई, कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। हमने बारहा उनसे रब्ता करने की कोशिश की है। इमदाद सोमरो साहब, हमने भी मखदूम महबूब जमान साहब से रब्ता किया क्योंकि हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनमें भी मखदूम फैमिली का जिक्र किया गया, तो इसलिए हमने भी मुनासिब समझा कि मखदूम महबूब जमान से रब्ता करें। उन तक हमने पैगाम पहुँचाया, लेकिन उन्होंने हमारे साथ बात की। तो क्या आपने भी कोई ऐसी कोशिश की, उनसे रब्ता किया आपने? सर, कम से कम 7 से 8 दफ़ा मैंने उनके कोऑर्डिनेटर्स के ज़रिए, उनके अमले के ज़रिए उनसे रब्ता करने की कोशिश की। शकूक इसलिए ज़्यादा होते हैं कि उनका जो कोऑर्डिनेटर है प्रोविंशियल मिनिस्टर महबूब जमान साहब का, असलम पीरज़ादा, जो उससे कबल भी काफ़ी केसेस में गिरफ्तार हो चुके हैं इसी नौयत के, उन्होंने अपनी बेल बिफोर अरेस्ट भी कराई है, प्रोटेक्टिव बेल कराई है सिंध हाई कोर्ट से, और वो अभी तक सामने नहीं आ रहा। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की जो इंक्वायरी है उसको ज्वाइन नहीं कर रहा, तो उससे शकूक होते हैं। हमारे बार बार रब्ता करने के बावजूद हमारा रब्ता नहीं हो पा रहा, वो अपना मौक़िफ़ नहीं दे रहे हैं। इस सारे मामले में कोई ऐसा आदमी भी है इस फैमिली के इर्द गिर्द जो पाकिस्तान से बाहर भाग गया? सर, मखदूम महबूब जमान जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं वो दुबई में थे और कल ही वो वापस आए हैं दुबई से पाकिस्तान में। अच्छा, तो ये जो इलाका है, इस इलाके के ये MPA भी हैं, मखदूम महबूब साहब इस इलाके के MPA भी हैं? जी सर, इसी से वो MPA हैं, और MPA हैं तो ये मिनिस्टर रेवेन्यू का पोर्टफोलियो भी इन्हीं के पास है। और एक चीज़ सर, मैं आपकी इजाज़त से इसमें ऐड करना ये चाहूँगा कि सिंध की एंटी करप्शन, सिंध हुकूमत ने जो JIT तो बनाई है, लेकिन सिंध के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में या उस JIT में इतनी कैपेसिटी नहीं है। सिंध हुकूमत के ज़राए हमें ये बताते हैं कि ये केस वाज़े तौर पे नैब और FIA का है, तो नैब या FIA की ये तहकीकात की जाए, क्योंकि इसमें बैंक फ्रॉड का मामला है और बड़ी रकम का मामला है। तो सिंध के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में इतनी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं है कि ये रकम सही तरीके से, ये रकम सिंध बैंक से निकलवाई गई है, तो सिंध बैंक में भी कोई इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो एक मेरे पास भी एक इंक्वायरी रिपोर्ट है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है की जो रिपोर्ट है, उसमें भी कहा गया कि सिंध बैंक के अंदर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये रिकमेंडेशन नंबर 6 है।
सर उसकी जो बददियानती सिंध बैंक की या सिंध बैंक का गलत अमल इससे जाहिर होता है कि कानून के हिसाब से सिंध बैंक ने जो दूसरा अकाउंट खोला है जिसमें 2 अरब रुपए से ऊपर की रकम खुर्द बुर्द हुई है, उनको सिंध के महकमा खजाना से इजाज़त लेनी होती है जी। ये कानून में वाज़ेह है क्योंकि लेकिन उन्होंने इजाज़त नहीं ली, हुकूमत का बैंक है, उन्होंने इजाज़त नहीं ली। और उसके बाद जो इतनी बड़ी रकम विड्रा हुई तो जो लोग विड्रा कराने आ रहे थे तो उनकी शनाख्त नहीं पूछी गई और उनको कैश में ओपन कैश के जरिए पैसे दिए गए, जबकि कानून के हिसाब से ये क्रॉस चेक देने चाहिए थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इमदाद सोमरो साथ कर रहे थे। ये इशू जो है इसको हमने इसलिए आज अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया है कि सिंध वो सूबा है जो सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। तो अगर सिंध में इतनी खुलेआम अरबों रुपए की करप्शन हो रही है जिसमें ब्यूरोक्रेट भी मुलवस हैं और सियासी शख्सियात के नाम भी आ रहे हैं और सियासी शख्सियात जो हैं वो अपनी वजाहत पेश करने के लिए सामने नहीं आ रही, तो सिंध हुकूमत को चाहिए कि इस मामले को दबाने की बजाय इसमें जो मुलवस लोग हैं उनके ख़िलाफ़ फौरी कार्रवाई की जाए ताकि जो फॉरेन डोनर्स हैं जो कि इस सारी सूरत हाल को दूर से बैठ के बहुत गौर से देख रहे हैं उनका एतमाद आप पर बहाल हो। ये मामला एक टेस्ट केस है सिंध गवर्नमेंट के लिए और अगर इस मामले में मुलविस तमाम अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना हुई तो सिंध गवर्नमेंट पर जो लोगों का एतमाद है वो मजरूह भी हो सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।